हेलो बच्चों, कैसे हो सब। ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये क्लास 9 के आईसीसी के बच्चों के लिए है। सिविक्स का ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर का मैंने वीडियो बना दिया था और कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके उससे देख सकते हैं, है ना। और ये दूसरा चैप्टर है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस चैप्टर में मैं आप लोगों के लिए कवर क्या करने वाला हूँ। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। पहला चीज ये, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। दूसरा चीज ये कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें यूनिटरी सिस्टम भी है और फेडरल सिस्टम भी है। तो ये यूनिटरी और फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। तीसरा चीज जो है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो फ्लेक्सिबल भी है और ये रिजिड भी है। तो इसका मतलब क्या है, मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा। चौथा पॉइंट जो है जिसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो है, ठीक है ना, कि हमारा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है वो क्या होता है। पांचवा पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। छठा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि रोल ऑफ जुडिशियरी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। और सातवां पॉइंट जो है मैं आप लोगों को जो बताऊंगा कि ये सिंगल सिटीजनशिप जो हमारे कंट्री में चलता है उसका क्या मतलब है। और जो आठवां पॉइंट है मैं वो बताऊंगा उसमें आप लोगों को कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, या जॉइंट इलेक्टोरेट जो सिस्टम चलता है हमारे कंट्री में उसका क्या मतलब है। ऑलराइट, तो ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा और चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो चलता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलता है, और हम लोग एग्जैक्टली वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो वो हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया। बस मोनार्की वाला कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने नहीं अपनाया। मोनार्की का मतलब होता है ना कि क्वीन जो होती हैं वहां पर हेड ऑफ द कंट्री होती है उन लोगों के लिए, बट हमारे केस में जो हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। बट जो रियल पावर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही होता है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये सेंट्रल लेवल के लिए बात कर रहा हूँ। और स्टेट लेवल का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो रियल पावर होता है वो ठीक है ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही होता है, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। और हेड के जो एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, तो गवर्नर होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली यूनिटरी है और पार्टली फेडरल है। तो पार्टली फेडरल जो है इसका क्या मतलब होता है, तो देखो हमारे कंट्री में ना 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट चलता है, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, ठीक है ना, कि ये जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो होता है, ये जो पावर जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या हुआ है ना, डिवाइड हुआ है ना। यानी लॉ बनाने का जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो इसका मतलब चांसेस ये है कि आने वाला टाइम में कभी ना कभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि दोनों को ही लॉ बनाने का इजाजत दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। तो आगे किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया ना, कुछ सब्जेक्ट्स बनाया और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक था यूनियन लिस्ट, दूसरा था स्टेट लिस्ट और तीसरा था कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 97 सब्जेक्ट्स रखा जिसके ऊपर लॉज या नियम कानून जो होगा वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट रखा जिसके ऊपर नियम कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, उसको पूरा आजादी दिया गया। तीसरा जो लिस्ट था वो था हमारा कंकरेंट लिस्ट, है ना। कंकरेंट लिस्ट के ऊपर जो लॉ बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकते हैं उसके ऊपर लॉ, ठीक है ना। चौथा चीज है कि कुछ ऐसे भी ये थे, कुछ ऐसे भी पावर थे जिनको रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो बच गया था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, रेसिड्यूरी पावर जो भी है उसके ऊपर लॉस बनाने का जो जिम्मा है उसको यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर दे दिया, ठीक है। चौथा चीज है कि हमारा जो गवर्नमेंट है ना उसको भी 3 विंग्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट एक सिंगल बॉडी होकर इतना बड़ा कंट्री को रूल नहीं कर सकता। तो वो जो 3 ऑर्गन हमारे जो गवर्नमेंट के हैं वो कौन से हैं, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी।
और ये तीनों चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या पावर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। बट एक चीज हम लोग को समझना होगा कि पावर जितना भी डिवाइड हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है और पावरफुल होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट या किसी तरह का चेंजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सिर्फ हमारा कोर्ट को ही इजाजत दिया गया है उसके इंटरप्रेट करने के लिए, है ना। तो ये सारा जो पॉइंट्स था ये बता रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पर ये करता है ना। तो मैंने 4-5 पॉइंट्स बताया, आपको कम से कम 4 पॉइंट्स तो याद रखो यार, मेरा हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा होगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, कैसे पता चलता है कि वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पर भी बिलीव करता है। तो एक चीज है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है ना कि हम लोग को एक ही सिटीजनशिप दिया गया है। बट कुछ कुछ कंट्री ऐसे भी है जहां डुअल सिटीजनशिप चलता है, जैसे कि अमेरिका में क्या होता है ना कि लोगों को 2 सिटीजनशिप्स दिया जाता है, एक कंट्री का सिटीजनशिप और दूसरा जिस स्टेट में वो रह रहे हैं, है ना। बट हम मान लो कि मैं बंगाल में रह रहा हूँ या उड़ीसा में रह रहा हूँ या बिहार में रह रहा हूँ, बट मेरा जो सिटीजनशिप है एक ही है, क्या है, इंडियन सिटीजनशिप। मुझे बंगाल का, बिहार का सिटीजनशिप नहीं दिया जाता हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। और एक सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि यूनिटरी, है ना, एक बात आ रहा है, इसीलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर्स में से एक है। दूसरा चीज है कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो हर साल ऑल इंडिया सर्विसेज का जो होता है ना वो एग्जाम्स करवाता है, जिससे वो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह चुनता है। ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, ये अलग अलग स्टेट्स के लिए भी काम करते हैं और उनका जो जॉब्स होता है वो क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। तो कहने का मतलब है कि भले ये एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट करा रहा है, बट वो सर्विस अलग अलग स्टेट्स में भी जाकर दे रहे हैं, है ना, बट उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये भी यूनिटरी स्पिरिट बता रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा चीज है कि हम लोग को मालूम है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो फेडरल सेटअप है, जहां पर पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड है। बट कभी कभार ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जब ये फेडरल सेटअप टूट के गिर जाता है ना। वो कब होता है, इमरजेंसी का टाइम में। मान लीजिए किसी स्टेट्स के ऊपर इमरजेंसी लगा दिया गया है, उस केस में क्या होता है ना कि उस स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। प्रेसिडेंट का रूल का मतलब ये होता है ना कि प्रेसिडेंट जो होते हैं अब उस स्टेट के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस लगाएंगे, ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो इवन जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है ना उसके ऊपर भी नियम कानून बनाने के लिए आजाद होता है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं ना उनको हेल्प किसका लेना पड़ता है, तो गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, है ना। और ये कब होता है ना, जब उस पर्टिकुलर स्टेट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा होता है ना। तो इस केस में भी क्या होता है ना कि यूनिटरी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है कि अगर फेडरल सेटअप में किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरटेक करके या यूनियन गवर्नमेंट ओवरटेक करके, है ना, उस चीज को नॉर्मल करने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो स्टेट लिस्ट में हैं, अगर उनका नेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ जाए तो राज्यसभा के मेंबर्स को ये पावर दिया गया है कि वो 2/3 मेजोरिटी वोट से अगर उस बिल को पास करा पाए तो वो सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट का है वो यूनियन वाले जो हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर नियम कानून बना सकता है या लॉ बना सकता है। इसके लिए राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ना उनको वोट देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारे कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हर स्टेट के लिए लगभग एक हाई कोर्ट है, ठीक है ना। बट जो ऑल पावरफुल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो फिर से यूनिटरी स्पिरिट आ रहा है ना कि जितने भी जस्टिस बटे हमारे देश में दिक्कत नहीं है, बट जो टॉप में रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का बात जो है सबको मानना पड़ेगा, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, है ना। तो ये भी यूनिटरी स्पिरिट बता रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि द पार्लियामेंट हैज द राइट टू चेंज और फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, है ना। पार्लियामेंट के पास ये हक है। पार्लियामेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास ये हक है कि कोई भी स्टेट का बाउंड्री को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो ये भी यूनिटरी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है। तो ये हमारा यूनिटरी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को दिखला रहा है। तीसरा चीज है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि हम लोग ना ही प्योरली फेडरल है और ना ही प्योरली यूनिटरी है, हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्या है, बोथ हैं, ठीक। हम लोग आते हैं ना कि
फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट्स और जो है ना वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किया गया है, उसके बारे में है ना। और फंडामेंटल राइट्स हम सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स को क्यों दिया गया, ताकि हम लोग ये जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं या जो लेजिस्लेचर लोग हैं ना, इनका पावर को हम लोग चेक कर सके। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर है ना, ये प्रेसिडेंट है ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके पावर को चेक करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया। ये फंडामेंटल राइट्स जो होता है ना हमको देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम कंट्री में कहीं भी मूव कर सकते हैं है ना। और हमारे खिलाफ कोई हमको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, हमारा कोई मिसयूज नहीं कर सकता। और एक चीज़ है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमसे छीना जाता है तो हम लोग कोर्ट को जा सकते हैं। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो एनफोर्सेबल होते हैं। ये यानी नॉर्मल कंडीशंस में अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमसे छीना जाता है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। अब आते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हर सिटीजन्स का कुछ ड्यूटी होता है उसके कंट्री के प्रति, वही हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था। तो 1976 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अब हम लोग आते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में लिखा गया है, ठीक है ना। और ये जो प्रिंसिपल है ना ये ड्यूटी होता है किसका, स्टेट का, कि इन प्रिंसिपल को फॉलो करना, ताकि वो स्टेट जो है ना एक वेलफेयर स्टेट बन पाए। एक वेलफेयर स्टेट जो होता है ना वो क्या होता है, तो एक वेलफेयर स्टेट जो होता है ना वो अपने सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देता है, ठीक है ना, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देता है, ठीक है ना, जहाँ पर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, यानी पैसे सही से, ठीक है ना, इक्वली डिवाइडेड होते हैं, है ना, हर किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी होता है ना। बट दिक्कत क्या है ना कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब से है, बट ये एनफोर्सेबल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर अच्छा शिक्षा या अच्छा हॉस्पिटल या अच्छा रोड किसी वजह से हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमको नहीं दे सकता तो हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकते। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होता है, राइट। तो ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि उस स्टेट को बेहतर से बेहतर बनाए। अगर वो किसी वजह से वो बेहतर नहीं कर पा रहा है या उतना अच्छा अपग्रेड नहीं कर पा रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि हम कोर्ट में जाके उस गवर्नमेंट के खिलाफ केस करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है वो एनफोर्सेबल नहीं होता है, बट फंडामेंटल राइट्स होता है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स हमसे छीना जाता है ना तो हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रोल ऑफ जुडिशियरी क्या होता है और उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो जुडिशियरी जो होता है ना वो 3rd पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, ठीक है ना, और वो इंडिपेंडेंट होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। यानी जुडिशियरी को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना प्रेसिडेंट, ना वाइस प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, ना एमपीज, ना विधानसभा के मेंबर्स, कोई भी नहीं, है ना। क्योंकि जुडिशियरी जो होता है हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट है, ताकि वो जो जज है ना एक अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन उन नेताओं के खिलाफ भी दे सके अगर वो गलत कर रहे हैं तो, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जुडिशियरी को कुछ लॉज जो होते हैं ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया होता है या स्टेट गवर्नमेंट बनाया होता है उसको एग्जामिन करना पड़ता है, उसी को ही बोलते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू। और अगर वो लॉ, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशंस को ध्यान में रख के सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है तो उस केस में उस लॉ को अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खारिज कर सकता है। वो लॉ कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होगा, कभी भी वो लॉ जो होगा पास नहीं होगा, है ना, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है तो। अब हम लोग आते हैं कि ये सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है। तो देखो हम लोग को मालूम है कि हमारा कंट्री जो है ना वो एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पर बिलीव करता है, जहाँ पर पावर जो होता है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होता है। इसका मतलब ये है कि वो कंट्री जो फेडरल सेटअप पर बिलीव करते हैं ना वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप दिया जाता है, जैसे कि अमेरिका, यानी अमेरिकन जो सिटीजन्स होते हैं ना वो अमेरिका के तो सिटीजन्स होते ही हैं और जिस स्टेट में वो रहते हैं ना वो वहाँ के भी सिटीजन्स होते हैं। बट हमारे कंट्री में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप दिया जाता है ताकि हमारे देश में यूनिटी रहे, है ना। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में डुअल सिटीजनशिप भी हमारे कंट्री में दिया जाता है। वो सिर्फ एनआरआई लोगों को दिया जाता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो हमारा देश छोड़ के चले गए, कब, आफ्टर 26 जनवरी 1950, तो उन लोगों को डुअल सिटीजनशिप दिया जाता है। बट जो
इंडियन सिटीजन जो परमानेंटली इंडिया में रह रहे हैं उनको सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप दिया जाता है, ताकि ठीक है ना हमारे देश में थोड़ा सा यूनिटी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और जॉइंट इलेक्टोरेट्स क्या होता है, एक एक करके मैं बताऊंगा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर वो सिटीजन्स जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा का है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यूनियन गवर्नमेंट का इलेक्शंस हो या स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शंस हो या पंचायत का इलेक्शंस हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शंस हो, वो हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा उसके कास्ट, उसके रिलीजन, ठीक है ना, उसके रेस या उसके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर। एक टाइम पर ना हम लोग को जो वोट देने का जो हक था वो 21 ईयर्स था, है ना, यानी अगर आप 21 साल के हो गए तभी क्या हो सकते हो, वोट दे सकते हो। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 1989 में, और वो अमेंडमेंट क्या था, 61st अमेंडमेंट था। 61st यानी 61 अमेंडमेंट था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया गया था और इस एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, है ना। अब आते हैं कि ये जॉइंट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है। देखो, ब्रिटिशर्स जब हमारे कंट्री में थे ना तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम लाए थे। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों लाए थे ना, ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री में उनके बीच में ना एक डिफरेंसेस, एक डिवीजन पैदा हो सके, ताकि वो हमारे कंट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रूल कर पाए। यानी मुस्लिम्स लोगों को बोलते थे कि तुम लोग अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से चुनो, है ना। हिंदू लोगों को बोलते थे कि तुम लोग अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है जो पार्लियामेंट में जाएगा उसको सिर्फ अपनी कम्युनिटी से चूज करो। इससे क्या होता था ना कि देश में एक डिवीजन होता था, है ना, जो कि हमारे देश की यूनिटी के लिए अच्छा नहीं होता था। तो जब हमारा देश स्वाधीन हुआ ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने खास करके ये चीज़ का ख्याल रखा कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए जाएंगे। कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि हम लोग किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है ना। बट कुछ एक्सेप्शन भी केसेस हैं, जैसे कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं या बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, या वीमेन लोग हो। हम लोग को मालूम है कि ये लोग जो हमारे सोसाइटी में इनको उतना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था, इसीलिए इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व है। बट बाकी जितने लोग हैं ना वो जॉइंट इलेक्टोरेट को ही उनको फॉलो करना पड़ेगा। और इनके लिए सीट रिजर्व क्यों किया गया, ताकि इनके साथ कोई भेदभाव ना हो, है ना। ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, ये जो वीमेन थे। और पार्लियामेंट में जो भाषा यूज किया जाता है ना, वो कौन सा है, तो वो हिंदी लैंग्वेज ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। एंड थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। इसका क्या मतलब होता है, तो देखो हमारे फाउंडर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उनको ये बात पता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए कि वो चेंजिंग नीड्स के हिसाब से या टाइम के हिसाब से उनमें किसी तरह का चेंजेस हम लोग ला ना सकें। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए जो रूलिंग पार्टी हो या जो गवर्नमेंट हो उसके साथ खेलने लगे और नियम कानून को जब चाहे तब चेंज करे, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमको अमेंडमेंट चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीका लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। एक, हम लोग सिंपल मेजोरिटी से भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से में चेंजेस ला सकते हैं। कभी कभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड हो जाता है और कभी कभार बहुत ही रिजिड हो जाता है कुछ मामले में अगर हमको चेंजेस लाना है तो 3 तरीका है। पहला तरीका है हमारा सिंपल मेजोरिटी, है ना। तो मान लो कि हमको कोई न्यू स्टेट्स बनाना है या किसी स्टेट्स का जो बाउंड्री है उसको छोटा या बड़ा करना है, तो पार्लियामेंट में अगर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, अगर 50% से अगर एक मेंबर भी ज़्यादा अगर बोल दे उस बिल के फेवर में हाँ कर दे तो वो बिल पास हो जाएगा। मान लो कि 100 लोग प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट के अंदर में, अगर 51 लोग बोल दें कि इस बिल को पास कर दिया जाए तो वो बिल पास हो जाएगा। अब हम आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मामले में ना पार्टली रिजिड हो जाता है ना। तो उस केस में वो बिल को कैसे पास कराएंगे, तो उस केस में वो जो बिल होता है ना वो कैसे पास होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो कम से कम पार्लियामेंट में 50% लोग जो होने चाहिए प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और वो जो 50% लोग प्रेजेंट है ना उनमें से उस बिल के फेवर में कम से कम 2/3 मेंबर खड़े होना चाहिए, है ना, तब जाके वो बिल पास होगा। मान लो कि 100 लोग ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो 2/3 जो होंगे ना वो अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे, 66% होंगे या 67 लोग होंगे। तो जब 67 लोग जाकर बोलेंगे तभी जाके, ठीक है ना, वो जो बिल होगा वो पास होगा। कभी कभार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाता है, वेरी रिजिड हो जाता है। और ये किस केस में होता है, तो कभी कभार जो जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है ना उसके मैनर में हमको कोई चेंजेस करना है
या एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें किसी तरह का हमको तब्दीली करना है, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है बहुत ही सख्त हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है आप चेंजेस कर सकते हो, बट उसके लिए क्या करना होगा, पार्लियामेंट में कम से कम 50% ऑफ द मेंबर जो होंगे वो प्रेजेंट होने चाहिए। और वो जो 50% मेंबर्स है ना, उनमें से जो 2/3 मेंबर जो होंगे अगर उस बिल के फेवर में वोट करते हैं, ठीक है, प्लस और भी है, और क्या है कि विधानसभा जो कि अलग अलग स्टेट्स में होता है उसके अगर 50% मेंबर्स इस बात के लिए, इस बिल के फेवर में अगर वोट देते हैं, तब जाके ये बिल पास हो सकता है। तो कभी कभार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कुछ कुछ केसेस में सिंपल मेजोरिटी से भी वो बिल पास हो जाता है, कभी कभार 2/3 मेजोरिटी लगता है, किसका, पार्लियामेंट का। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है तो 2/3 मेजोरिटी तो लगता है, प्लस विधानसभा का भी हम लोगों को क्या होता है 50% वोट्स चाहिए होता है, ठीक है ना।